हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये फॉरेन पॉलिसी की इंडियन फॉरेन पॉलिसी की थर्ड वीडियो है। अब तक हमने ये दो वीडियोस जो हैं वो डाल दी अपने चैनल पे। तो जिसने अभी दो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले आप दो वीडियोस को उनको देखो, उसके बाद ही आपको आगे का समझ में आएगा। और रही बात अब आगे की, तो अब तक हमने ये पढ़ लिया कि गुजराल सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत या इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो भारत की विदेश नीति है उसको कैसे कैसे प्रभावित हुआ है, क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ा हुआ है, क्या क्या कारक रहे हैं जो भारत की विदेश नीति जब निर्मित हुई थी तो उस टाइम पे क्या क्या कारक थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को आकार देने में एक सहयोग प्रदान किया है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें लास्ट में अभी हमने लास्ट वीडियो में गुजराल सिद्धांत, पंचशील समझौता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन सब के बारे में पढ़ा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भारत की जो विदेश नीति है वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कि वो अस्तित्व में कैसे कैसे आई है, लाइक टाइम पीरियड क्या क्या रहा है, तो उसके इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो अब हम देखते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू जी। जो जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से 64 के बीच में जो थे प्रधानमंत्री रहे थे, भारत के ये पहले प्रधानमंत्री थे। तो इनका भारत की विदेश नीति भारत की विदेश नीति को निर्मित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इन्हें, और गुटनिरपेक्ष, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की कल्पना की थी उन्होंने। वही वाली बात है, दोनों गुटों से स्वतंत्र रह के गुटनिरपेक्ष आंदोलन का साथ दिया था। स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की कल्पना की थी, मतलब ये किसी को संप्रभु रहना पसंद नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने स्वतंत्र रहकर और लोकतांत्रिक राष्ट्र की कल्पना की थी। स्वतंत्रता और विभाजन 1947 में, जब 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस टाइम पे भारतीय विश्व में जो है स्वतंत्रता की लहर छाई हुई थी, और एक विभाजन का कहीं ना कहीं ये लोगों को गम भी था, आधे लोगों की भाई विभाजन क्यों हुआ है, और कहीं ना कहीं विभाजन एक दर्दनाक जो विभाजन का जो दर्द है उसको भी लोग सहन कर रहे थे। तो स्वतंत्रता और विभाजन दोनों था उस टाइम पे। पंचशील सिद्धांत दिया है, वही है जवाहरलाल नेहरू ने ये पंचशील सिद्धांत भी दिया था। उसमें 5 बातें कि भाई किसी के एक दूसरे देशों के जो है क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सहायता प्रदान करेंगे, किसी दूसरे देश के वो ना समानता और परस्पर लाभ की बात कर रहे थे, और वही शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते। तो इस तरह के पंचशील सिद्धांत नेहरू जी के द्वारा दिए गए हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो सदस्यता है उसमें भी भारत ने 1945 में यूएस का संस्थापक सदस्य बन गया था। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है विश्व स्तर पर, तो इसका एक संस्थापक सदस्य जो है वो भारत 1945 में बन गया था, आज़ादी से पहले। तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे वही पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विश्व में जो था वो दो गुटों में कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के मध्य। तो 1947 से लेकर 1991 तक, जब तक कि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, तो विश्व जो है उसमें दो विचारधाराएं चल रही थी, एक पूंजीवादी और एक साम्यवादी, यूएसए और यूएसएसआर की। तो वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था, और भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था। तो 64 तक ये जो थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे, और 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम जो भारत था वो टोटली अनअवेयर था कि भाई चीन युद्ध भी कर देगा, और ना भारत की सैन्य क्षमता इतनी मजबूत थी कि वो युद्ध तक की मतलब युद्ध का वो कर ले। लेकिन भारत ने तब भी चीन का मुकाबला किया है। लेकिन भारत, एक होता है कि एक इंसान नहीं जानता कि ये भी हो सकता है। तो उसने जब भारत ने के आज़ादी के बाद, पहले तो ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता पर इतना कार्य ना करते हुए अपनी जो अंदर विभाजन का लोग दर्द थे, तो वो विभाजन जो था उन सब चीज़ों से डील करी थी। इतने में ही जो भारत के साथ चीन ने आक्रमण कर दिया। तो सैन्य आधुनिकरण और रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने की बात आई इसके बाद, कि भाई जब चीन युद्ध का युद्ध हुआ तो उनसे ये पता लगा कि हमारी जो सैन्य आधुनिकरण है और रणनीतिक गठबंधन, कि हमें एक पॉलिटिकल अलायंस भी बनाना चाहिए और सैन्य आधुनिकरण भी करना चाहिए, उसको मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाने लगा। उसके बाद भारत और सोवियत संघ के संबंध और घनिष्ठ हो गए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता, भारत को कहीं ना कहीं ये पता लग रहा था कि भारत ने धीरे धीरे, जब ये चीन का युद्ध हुआ था, तो चीन के युद्ध के बाद जो है चीन की मित्रता हो रही थी पाकिस्तान के साथ।
कहीं न कहीं वही चीज़ है, चीन जो है पाकिस्तान से मिलता था और पाकिस्तान ने ना पीओके जो है वो भी चीन को बाद में दिया था। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी, धीरे-धीरे मतलब आगे पीछे ये सब चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम पे भारत को कहीं न कहीं एक ऐसा मित्र बनाना था अपना जो कि उनका साथ दे सके और कहीं न कहीं भारत भी उनका उस मित्र का साथ देता। तो भारत ने अमेरिका की जो पूंजीवादी विचारधारा थी, भारत उसका इतना समर्थक नहीं था, लेकिन भारत ने सोवियत संघ की जो समाजवादी विचारधारा थी उसका कहीं न कहीं समर्थन किया है, लेकिन फिर भी विश्व स्तर पर उसका समर्थन भी नहीं किया। तो पर उसके बाद भी भारत ने सोवियत संघ के साथ एक घनिष्ठ संबंध जो है धीरे-धीरे बनाए हैं। तो बाद में जब हम देखते हैं 1971 के टाइम पे जब बांग्लादेश का आक्रमण भी होता है भारत पे, तब उस टाइम पे भारत की सोवियत संघ से मित्रता थी, तो सोवियत संघ ने उसका साथ दिया था कहीं ना कहीं उस टाइम पे, और 20 साल की मैत्री का उन्होंने प्रस्ताव हस्ताक्षर किया था तो भारत ने, क्योंकि क्या होता जब क्योंकि धीरे धीरे आगे हम देखते हैं कि जो अमेरिका है उसने भी पाकिस्तान को हथियार वगैरह प्रदान करने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस टाइम पे भारत जो है वो बिल्कुल अकेला हो जाता, तो भारत को एक ऐसा मित्र चाहिए था अपना जो साथ में उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथ में खड़ा रहे और फिर उनकी सहायता करे। तो इस तरह से वही वाली बात है, जवाहरलाल नेहरू के समय 1947 से 64 में क्या क्या हुआ है वही वाली बात है। भारत जो है पहले प्रधानमंत्री रहे हैं तो 47 से 64 के बीच में, इस टाइम पीरियड में जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुटनिरपेक्ष स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की उनकी कल्पना थी। स्वतंत्रता का विभाजन देखा गया, पंचशील सिद्धांत आया। संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता थी वो भारत ने रिसेंटली सदस्यता ग्रहण की थी उसकी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत का चीन का युद्ध हुआ तो उस टाइम पता लगा कि वही सैन्य और आधुनिकरण और रणनीतिक गठबंधन जो है उनको मजबूत करने पर ध्यान दिया जाने लगा। उसके बाद भारत सोवियत संघ के जो संबंध हैं उनको और घनिष्ठ हो गए हैं। ठीक है, फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद हम देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी 64 से 66 तक 2 साल तक जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 64 से 66 के बीच में क्या हुआ था कि 65 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसमें ताशकंद समझौता हुआ था और ताशकंद समझौता के टाइम पे जब भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था तो उसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है मृत्यु हो गई थी। फिर भारत और सोवियत संघ के संबंध, तो भारत के लिए विदेशी सहायता और सैन्य सहायता का प्रमुख स्रोत बन गया। मतलब सोवियत संघ के साथ जो संबंध थे, कहीं ना कहीं सोवियत संघ ने भारत को एक विदेशी सहायता भी प्रदान की है और सैन्य सहायता भी प्रदान की है। उसका एक प्रमुख स्रोत था सोवियत संघ, भारत को विदेशी और सैन्य सहायता प्रदान करने का। ठीक है, और है सार्वजनिक कानून 480 PL 480 कार्यक्रम। तो अमेरिका ने रियायती आधार पर देशों को खाद्य सहायता प्रदान की, तो भारत ने 1960 में खाद्य सहायता प्राप्त की थी। तो ये एक नॉर्मल एक्स्ट्रा डिटेल है कि सार्वजनिक कानून था 480 PL 480। तो उस टाइम पे इस कानून के तहत अमेरिका ने क्या किया था, रियायती आधार पर जो देश हैं उनको खाद्य सहायता प्रदान करने स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम पे भारत ने भी अमेरिका से खाद्य सहायता प्राप्त की थी। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हुआ है। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी जो है 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, 1966 से 77 तक और 1980 से 1984 तक। तो ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो उसमें हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं। पहले है 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उनके टाइम में कि बंगाली जो अलगाववादियों हैं उसका पक्ष लिया गया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के विवादित, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि भारत जो है यहाँ पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। बांग्लादेश एक अलग पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान इन दोनों का विभाजन हो गया था। तो कहीं ना कहीं पूर्वी पाकिस्तान को एक बांग्लादेश जो था घोषित कर दिया गया था। तो 1971 में कहीं ना कहीं बंगाली अलगाववादियों का पक्ष था, तो भारत ने बंगाली जो अलगाववादी हैं उनका पक्ष लिया था और पूर्वी पाकिस्तान के साथ विवाद जो था उस टाइम पे भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया था। तो इस चक्कर में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। फिर है सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग की संधि। तो 1971 से 1991 तक मैंने आपको बताया था कि भाई पहले सोवियत संघ और भारत के बीच में वैसे घनिष्ठ मित्रता थी। उसके बाद क्या होता, उन्होंने 20 वर्षीय संधि भी की थी। तो 1971 से 1991 के बीच में घनिष्ठ राजनीतिक और आर्थिक संबंध जो हैं इनके बीच में बने हैं सोवियत संघ और भारत के मध्य। तो वो इंदिरा गांधी जी के काल में हुआ था। फिर भारत का परमाणु प्रशिक्षण भी इंदिरा गांधी ने किया था, 1974 में किया हो गया था। वो तुम्हें भी पता है कि स्माइलिंग बुद्धा नामक परमाणु प्रशिक्षण, उसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया जाता है। भारत दुनिया का 6ठा देश था जिन्होंने परमाणु प्रशिक्षण किया था और परमाणु संपन्न देश बन गया था भारत। पहले 5 देश थे जिन्होंने ये परमाणु प्रशिक्षण किया था। उनके बाद उस टाइम पे भी भारत ने जो था
भारत ने परमाणु परीक्षण ना करने की जो संधि बनी थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था, और 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत में परमाणु प्रशिक्षण किया था कि कहीं ना कहीं भारत को परमाणु संपन्न, क्योंकि भाई वही बात है, तो पहले ऊपर भारत का चीन ने आक्रमण कर दिया, फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, चीन के साथ युद्ध हो गया, तो ये सब चीज़ चलते रहने के साथ भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न बनने की ज़रूरत थी। भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की और कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली परमाणु देश बनने की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद सार्क हुआ था, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये इनका गठन भी इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ है, 1985 में हुआ था। दक्षिण एशिया के देशों के बीच में सहयोग, जो दक्षिण एशियाई देश हैं, सार्क, जो तुम आज भी सुनते हो उसके बाद कि सार्क की बैठक हुई है या जो भी, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क जो है का निर्माण भी किया गया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री बने, तो 1984 से 1989 तक 5 साल तक ये रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि भारत की सोवियत संघ के जो संबंध थे, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये चीज़ भाई घनिष्ठ मित्र बन गया था, तो सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करना। उसके बाद क्या होता, श्रीलंकाई गृह युद्ध भी हुआ था। तो किसी को थोड़ा बहुत ही पता होगा कि श्रीलंका में तमिल को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया था। तो इस टाइम पे ये वाली घटना हुई थी। 1987 में भारत ने श्रीलंकाई सरकार के अनुरोध पर संघर्ष में सैन्य हस्तक्षेप किया था कि श्रीलंका में गृह युद्ध मतलब इंटरनल वॉर छिड़ गई थी। लेकिन उसके बाद भी भारत की जो श्रीलंका की सरकार है उसने भारत से अनुरोध किया था कि वो अपनी सैन्य क्षमता मतलब सैन्य हस्तक्षेप करे भारत जो है वो श्रीलंका में। तो 87 में उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप किया था। 1989 में इंडो श्रीलंकाई शांति समझौते हुए, उस पर हस्ताक्षर हुए और गृह युद्ध जो है समाप्त हो गया। तो इंडो श्रीलंकाई शांति समझौता हुआ था, तो उस टाइम पे गृह युद्ध समाप्त हो गया था 1989 में, ठीक है। उसके बाद है 85 में एयर इंडिया बमबारी थी। तो ये है जो सिख हैं अलगाववादियों के द्वारा पंजाब के राज्य में भारतीय सरकार और सिख अलगाववादियों के बीच में संघर्ष को एक बड़े स्तर पर बढ़ा दिया गया था। तो 85 में एयर इंडिया बमबारी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ, जो सिख अलगाववादी हैं उसमें एक पंजाब राज्य में बहुत बड़े स्तर पर उसको संघर्ष को बढ़ा दिया गया था। फिर भारत का आर्थिक उदारीकरण भी हुआ था। तो राजीव गांधी ने आर्थिक सुधार लागू किए थे भारत में। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उदार हुई थी और अधिक विदेशी निवेश के लिए खोली गई थी। तो भारत की जो पहले अर्थव्यवस्था थी वो इतनी उदार नहीं थी, लेकिन 1991 के बाद आपने देखा होगा कि 1990 के बाद वही भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उदार हो गई। तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की देन है, उन्होंने आर्थिक सुधार जो थे वो लागू किए थे। तो हम देखते हैं कि 1990s के टाइम पे क्या था उस टाइम पे सिनेरियो, कि भारत की जो विदेश नीति वो आर्थिक उदारीकरण और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंध को मजबूत करने पर केंद्रित थी। कि भारत की जो विदेश नीति है वो आर्थिक उदारीकरण पे और जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ जो संबंध है अपने, उसको मजबूत करने पर भी भारत की जो विदेश नीति है वो केंद्रित होती कि भाई अपने हर किसी के साथ जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये सबको ही पता होगा। एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। कहीं ना कहीं एलपीजी को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? आर्थिक कूटनीति जो है उसको आर्थिक कूटनीति पर बड़ा जोर, मतलब आर्थिक कूटनीति कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ये चीज़ सोची कि उदारीकरण अपना ले, कि अपनी जो बाज़ार हैं जो आर्थिक उदारीकरण अपना ले, कि जो विभिन्न देशों के साथ जो व्यापार है उनकी जो नीति है उनको सरल बनाया जाए, उदार बनाया जाए। उन पे जो भी ये कर हैं, एक्स्ट्रा कर जो भी लगते हैं उनको हटा दिया जाए। तो भारत की में उदारीकरण अपनाया गया। निजीकरण, कि भारत में जो विभिन्न कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक उसमें होते हैं, सरकार करती थी। लेकिन क्या हुआ, निजीकरण अपनाने के बाद इसलिए कि प्राइवेट कंपनियां भी जो हैं कार्य करें, अपने कंपनीज़ बना के उनका मतलब जो भी आजकल सिम भी लगा लो, तो पहले बीएसएनएल की सिम होती थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, उसके नेटवर्क्स नहीं आते थे। उसके बाद धीरे धीरे निजीकरण आया, तो प्राइवेट कंपनियों को भी छूट दी कि भाई वो जाके सिम बना ले। और आज क्या हो रहा है, आज इतने विभिन्न देशों में क्या होता है, आज अपने देश में देखें तो इतनी सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो अपने भाई सिमें लॉन्च करती हैं या फ़ोन्स लॉन्च करती है, बहुत चीज़ें हैं। तो इस तरह से भारत में धीरे धीरे निजीकरण को अपनाया गया।
और ऐसे ही वैश्वीकरण कि मतलब भारत में जो वैश्वीकरण क्या है कि वैश्वीकरण की एक जो चीज़ वस्तु है वो दूसरे देशों में, उससे दूसरे देशों में मतलब वैश्विक स्तर पर उसका प्रसार होना चाहिए। ठीक है, मैं दूसरे देशों की वस्तु है यहाँ पर आना, यहाँ की वस्तुएं दूसरे स्तर पर जाना, देश पे जाना, तो इससे एक वैश्विक जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनका आदान प्रदान होना, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस तरह एलपीजी अपनाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो आर्थिक कूटनीति पर इस पर जोर पड़ा। विदेशी निवेश और व्यापार के लिए खुलेपन के साथ साथ कि मतलब विदेशी निवेश हो और जो व्यापार है उसके साथ खुलापन आया। सरकार के अन्य देशों से व्यापार जो समझौते हैं कि भाई सरकार ने दूसरे देशों में क्या क्या व्यापार समझौते करे हैं, उसमें क्या क्या निवेश किया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। सौदे और अन्य पहलों के माध्यम से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित। तो इससे क्या है, आर्थिक संबंध जो है मजबूत हुए और कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर है गुजराल डॉक्ट्रिन। तो ऐसे ही 1990s में क्या क्या हुआ, 1990s में पहले तो वही एलपीजी को अपनाया गया, उसके बाद गुजराल डॉक्ट्रिन है जो कि हमने पीछे भी पढ़ लिया। गुजराल सिद्धांत क्या थे कि दक्षिणी जो एशिया के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उसको संचालन को लेकर था। तो 5 सिद्धांत दिए गए थे कि पड़ोसी के साथ गैर प्रतिपूर्ति, किसी अन्य देशों के हितों के खिलाफ क्षेत्र का उपयोग नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों में किसी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता जो है उसका सम्मान करेंगे, सभी विवादें जो हैं उसका शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता से समाधान करेंगे। तो ये गुजराल सिद्धांत हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लो। तो ये 5 सिद्धांत जो है गुजराल सिद्धांत भी आए थे 1990s में। उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी, पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति जो आई थी 1991 में। तो जहाँ तक मुझे याद है ये 1991 में वरसिंघा राव की जो सरकार थी उस टाइम पे आई थी। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंध जो है उसको मजबूत करने के ऊपर थी, कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं उनको मजबूत करने के ऊपर, कि भाई पश्चिम पर सारे ध्यान देते, पश्चिम जो देश हैं, पश्चिम देश जो हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हैं। तो पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर जो पिछड़े हुए देश हैं या जहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, जहाँ जैसे पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में भाई तटीय प्रदेश ज़्यादा हैं, तो वहाँ से समुद्र व्यापार ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो इसीलिए पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई गई थी, क्योंकि पश्चिम के ऊपर जो देश हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े रह चुके हैं, तो ज़्यादा मतलब इन कंपैरिजन टू पश्चिम वो पूर्व के जो हैं वो पिछड़े रह चुके हैं। तो इसलिए पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई। नीति जो है वो आई थी 1991 में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए, कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो संबंध हैं उस टाइम पे वहाँ पर मतलब दक्षिण पूर्वी जो पूर्वी एशिया है, पूर्व की जो एशिया के साथ जो देश हैं उनके साथ जो आर्थिक संबंध है उनको मजबूत करने के ऊपर आई थी, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के ऊपर आई हुई थी। ठीक है, उसके बाद है 1998 के परमाणु प्रशिक्षण। तो वही ये बात ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के साथ संघर्ष थोड़े तनावपूर्ण भी हुए थे। कि 1990s में क्या होता, परमाणु प्रशिक्षण हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब परमाणु प्रशिक्षण हुआ था तो उस टाइम पे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ या अन्य देशों के साथ जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए थे, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो 5 इनके स्थायी सदस्य हैं वो ये नहीं चाहते थे कि और भी देश जो है परमाणु प्रशिक्षण करें, तो इसलिए वो संधि पर हस्ताक्षर करवा रहे थे जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जब भारत ने परमाणु प्रशिक्षण किया तो इससे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और अन्य देश उनके साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो गए। फिर है WTO का पार्टिसिपेशन भी हुआ था 1990s में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन बना था, तो उसमें भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को उधार बनाने के लिए या अन्य देशों के साथ जो अपने व्यापार है उसको बढ़ावा देने में मदद मिली थी। तो WTO का विश्व व्यापार संगठन में भी भारत ने भागीदारी भारत की देखने को मिलती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1990s के टाइम पे भारत में भी बहुत इस तरह हम ये देखते हैं कि राजीव गांधी के बाद 1981 तक 89 तक तो राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री रहे थे। और 1990s के दशक में क्या क्या जो चीज़ें हुई हैं कि भाई परमाणु प्रशिक्षण भी हुए, पूर्व की ओर देखो नीति भी थी, WTO का पार्टिसिपेशन भी था, गुजराल सिद्धांत भी आया हुआ था, और कहीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाने की बात भी की गई थी। तो इस तरह से 1990s के टाइम पर ये चीज़ें भारत में देखने को मिली हैं, और कहीं ना कहीं इसने भारत की विदेश नीति को, भारत में जो विदेश नीति हैं कहीं ना कहीं उनका निर्माण हुआ है, उनको आकार मिला है,
और कहीं ना कहीं पता लगा कि विदेश नीति में कहाँ चूक हो रही है, कहाँ उनको स्ट्रॉन्ग करना है खुद को। तो इस तरह से इन सभी घटनाओं ने और ये सभी घटनाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ से अब तक हमने इतना पढ़ लिया है, इसके बाद मैं आगे वीडियो आपकी कल अपलोड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको ये अच्छी लगे एंड प्लीज़ लाइक शेयर, और प्लीज़ जिन जिन के एग्ज़ाम्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दो और उनकी हेल्प कर दो, सो डैट वो वीडियोज़ देख लें, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे चले जाएँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज who have exams. So bye, take care.